Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद निशित। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह हम ताजा आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। नमस्कार उदयन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं नीतीश कुमार। The headlines: easing retail inflation and positive global markets lift domestic benchmark indices. Sensex climbs 304 points. Nifty settles above 24,600. Other major Asian stock markets end with gains today, and international crude oil prices continue downward trend. Brent crude trading below $66. खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट और वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच घरेलू बाजारों में आई बढ़त। सेंसेक्स 304 अंकों की वृद्धि में रहा। निफ्टी 24,600 के ऊपर हुआ बंद। अन्य प्रमुख एशियाई बाजारों में भी तेजी थी और कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट का रुख जारी। ब्रेंट क्रूड $66 के नीचे चल रहा था। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज बढ़त पर बंद हुए। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और घरेलू खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट से उत्साहित बाजार आज तेजी के साथ खुले थे और दिन भर बाजारों में सकारात्मक गति बनी रही। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.38% की तेजी से 304 अंक बढ़कर 80,540 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.54% की बढ़त से 132 अंकों की वृद्धि दर्ज करते हुए 24,619 पर बंद हुआ। व्यापक बाजारों में भी बढ़त का रुख था। मिड कैप सूचकांक 0.56% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.58% की वृद्धि पर बंद हुए। Domestic benchmark equity indices wrapped up today's session with gains. Markets opened higher in the morning, tracking positive cues from global markets and boosted by easing domestic retail inflation, and the momentum continued through the day. The 30-share Bombay Stock Exchange Sensex climbed 304 points, or 0.38%, to settle at 80,540, while the NSE Nifty ended the day at 24,619, up 132 points, or 0.54%. The broader market also closed with gains. The mid-cap index closed 0.56% higher, and the small-cap index added 0.58%. सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 22 के शेयर बढ़त में रहे। सबसे अधिक बढ़ने वाला शेयर था 2.25% बढ़त के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एटर्नल के शेयर में 2.08% और कोटक बैंक के शेयर में 1.56% की वृद्धि दर्ज हुई। दूसरी ओर सबसे अधिक गिरने वाले शेयरों में अडानी पोर्ट्स का शेयर 0.78% कम हो गया। आईटीसी के शेयर में 0.58% और अल्ट्रा सीमेंट के शेयर में 0.46% की गिरावट दर्ज हुई। And in the sectoral indices, the Bombay Stock Exchange, 19 sectors ended in the positive territory. Healthcare added 1.76%, metal rose 1.22%, and auto was up 1.18%. On the other hand, the FMCG and oil and gas sectors closed marginally down. और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 27 पैसे की मजबूती से 87 रुपये 44 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 97.68 पर था। उदयन, आज अगर हम देखें तो शेयर बाजारों में, करेंसी बाजारों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है और इस सप्ताह भी जो सेंसेक्स है वो अराउंड 700
500 पॉइंट्स अप है। तो आज की जो तेजी है, जो शुरुआत में जैसा हमने पढ़ा कि तेजी थी और वो मोमेंटम रहा, उसके पीछे आप किन कारणों को प्रमुख मानते हैं? सबसे पहले तो कोई बुरी खबर नहीं आई, तो इट्स हेडलाइन ड्रिवन। तो जो सुर्खियां थी वो मुद्रास्फीति से जुड़ी हुई थी। एक तो अमेरिका से आई खबर, जो कि यहाँ पे जो मुद्रास्फीति के आंकड़े आए वो उसमें कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं था, ये ब्रॉडली इन लाइन है। ऐसा लगा कि मामला अभी भी कंट्रोल में। एक जो आशंका थी कि मुद्रास्फीति वहां पे ज्यादा हो जाएगी, वो उस हिसाब से नहीं हुई। अभी भी अगर बारीकी से देखने की कोशिश करें तो कुछ एक्सपर्ट एक या दो इलाकों में बात करेंगे, पर मोर और लेस मार्केट को आश्वस्त किया। उसके वजह से एक बाउंस मिला मार्केट्स में। तो अमेरिकी मार्केट्स में आप देखेंगे कि काफी जबरदस्त रिस्पांस रहा, और इससे ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है मार्केट को कि सितंबर के महीने में फेडरल रिजर्व, जो उनकी केंद्रीय बैंक है, वो एक रेट कट करेगा। शायद और ये मार्केट, कई लोगों का मानना है, मार्केट ये मान के चल रही कि इस साल 2 रेट कट होगा, और कहने वाले तो अब तीसरे रेट कट के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो दो अगर रेट कट्स होते हैं तो उससे उम्मीद की जा रही है कि काफी और बाउंस मिलेगा मार्केट को। तो वो तो एक बात हो गई, और उससे दूसरे मार्केट्स को भी आप देखेंगे, जो एशियाई मार्केट्स हैं उनमें भी वो असर रहा, हमारे मार्केट्स में भी वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा। और कल जो हमारे यहाँ पे मुद्रास्फीति का जो दर है वो काफी आश्वस्त करने वाली है। स्पेशली जो फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन, जो खाद्य पदार्थ है, तो डिफ्लेशन हुई है। हाँ, तो वो आमतौर से आप पाएंगे कि मानसून के महीनों में ये एक स्पाइक लगता है, मतलब थोड़ा बढ़ जाता है, और वो सीजनल एक इम्पैक्ट रहता है। तो इस बार वो चीज दिखी नहीं, जो कि बहुत ही उत्साहजनक है। वो क्यों नहीं दिखी वो बाद में जानना पड़ेगा, पर ये मोर और लेस इन लाइन रहा और ये कंट्रोल में रहा, और ये इससे काफी मदद मिल जाती है। क्योंकि फिर आपका जो फिस्कल मैनेजमेंट, जो चैलेंजेस हैं, चीजें, अगर इन्फ्लेशन आपका करेंसी प्रेशर में है अभी, और अगर इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति में भी आपको मैनेज करना पड़ेगा तो थोड़ा चैलेंज बढ़ जाता था। अब वो फोकस वहां पे रह सकता है करेंसी मार्केट की तरफ, और दूसरी चीजों के बारे में ध्यान रखा जा सकता है। Well, then we were talking about the easing of inflation, and of course, as you mentioned about the rate cuts in the coming days, maybe a couple of rate cuts coming. That's all okay, but if we look at the capital markets over here, of course today was a very, very good day for the markets. But if we look at the FIIs or FPIs kind of pulling out of the Indian markets, of course the DIIs are kind of trying to match up, trying to balance out the things, but still things don't look that great. And talking of easing of inflation, the rate cuts, are these things going to be a flash in the pan for the long term, or are we going to see more kind of such upticks coming in the coming days? Well, to be honest, I would expect our markets to be under pressure, and there are a couple of reasons for it. Number one is, while our currency is under pressure, so if somebody is investing from outside, there is a currency risk. So that risk is now to the fore. Now, there are some things which are at first level an investor will look at. One would be how stable is the currency? Is it depreciating? Number one. Number two is how's the inflation? So while we are being able to check one box, we are not being able to check another one, right? So that's one issue. I'll come to some of the things later. On the other hand, what's happening, Nishit, is China seems to be holding a lot more promise at the moment, because there's a boost that has been given. Their trade negotiations and other things, there seems to be a stalemate, but the discussions are happening, and there are no negative headlines coming. So that's helping, and more or less things are on track. So the Chinese markets, people are getting interested. That's number two. Number three is the corporate results that have come haven't exactly enthused investors here. So it could be a temporary thing, and whatever it is. And compared to the results,
the valuation, the prices at which the stocks are being offered, Yes. that equation is still probably lopsided for. So when you see that, and you see alternative equity markets, and then there are commodity markets, So there is gold which is doing well. So that probably should be able to explain a few things to you. We'll come to that later on, Udyan, but for the moment we are slipping into a quick break. Do stay tuned. Welcome back to Market Mantra. Udyan, before slipping in the break, we were talking about the valuations. Of course, we all know that markets still at the moment, even if we take into consideration today's uptick, it's almost at an all-time high at the moment. Do you feel it's right time for investors, talking purely from the investor's point of view, from that perspective, do you feel that they should be kind of fishing in the troubled waters, or they should be waiting for some more time? Well, Nishit, I belong to that tribe. I mean, there are thought leaders. I'm not a thought leader, but you should not be fishing. You should be, cruising on the waters. Cruising as in, you should be in the water. You should not be on the sidelines. So you should always be in the market. Okay. Now the question is, suppose there's turbulence, then you figure out a way. It should be a boat which is not going to capsize. You're not going to be on a yacht. You can be on a large cruise ship. So the question is because in India, Nishit, it's very simple. You cannot figure out a time, unlike all these astrological things that are done. This is the right time, and you do some puja and you start getting onto things. You cannot do that with the market. See, most of the money that's made in equity investing in India and abroad are done when the market is rebounding from a low on the way up. Now, how would an investor be able to figure out when those few days are going to be there? So almost 60-70% of your gains that you make, large gains that you make, come from those days when markets are rebounding in a very, very big way. So because you can't do that, so you need to be there. And one of the smart ways, if you cannot do that, then and it's too stressful for you, then you go for an index fund kind of a thing, because they are representative of the best that is available in the country. But in case you're doing stocks, then don't exit now. Don't try to do anything funny, and try to do anything new. If you're investing in something new, a fresh investment, then you should be looking at revenue visibility. What is is this company tried and tested? Is it offering something to the public, and the way it's being run, where there is a certain amount of predictability in it? See, the key part is not chasing returns in these markets. It's having consistency. So if you're consistent, if you can ensure a consistent return, that's far better than trying to chase a very high return, because in these markets you just don't know. So the key to be consistent is in equities would be to see things which are tried and tested. So the business models are there. It's not a new kid on the block who's exciting you, making you promise. You know when things are, if it's a new project, when it will break even, etc., etc. So that's important. The other thing, Nishit, that can be done is you don't punt on a stock. You don't say that this stock is going to make me rich. It never does. It does. That's a strategy that never. So you have different stories on which you believe, not what people like me or experts are saying, which you as an investor believe in it, and you say that I'm like a partner for the company. I'm owning this company because like the other people who have invested, I'm going to gain from it. That's one part. Then you invest in other asset classes also. So if it's some form of debt, little bit of gold. So if you have a mix, it's like a thali. If you have a thali, this is the time for thali, not a single dish, a la carte. So if you do that, chances of getting that consistent return that I was talking about, that becomes much better. So when you want to buy a house or retirement or whatever you want to do, which requires large sums of money, the key part is having consistent return year on year. If it fluctuates, you will not be able to save large amounts. So when you need to save large amounts, we normally think that it's returns which are important.
it's more important is the consistency, and you cannot be consistent if you don't have a combination of stocks, say fixed deposits, whatever, PPF, gold. So you need a combination. It doesn't matter if you don't get it right, because if you are there, have that combination, and if you're there for the long term, believe me, you will be 90% more often than not. आप कह रहे हैं कि जो एसेट हमारी है, एसेट बास्केट, वो भी डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, एंड विद इन स्टॉक्स, अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो उसमें भी एक डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए. सेक्टर्स की अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली सेक्टर्स की, तो आज जो सेक्टर्स बड़े हैं, ऑटो बढ़ा है, मेटल बढ़ा है, ये सेक्टर्स वो हैं जो ट्रम्प टैरिफ से एक थ्रेट थी, अब वो रियलिटी बन चुकी है. ये उससे प्रभावित सेक्टर्स हैं. सो क्या लगता है आपको, सेक्टर वाइज कितना आप इम्पैक्ट आता हुआ देख रहे हैं बाजार में, स्टॉक मार्केट में? क्योंकि जो इनिशियल शॉक थी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बाजार काफी एक मजबूती दिखा रहा है. सो आगे चलकर आप क्या इम्पैक्ट होता हुआ देखते हैं? देखिए, ऐसे अगर मार्केट्स हैं, ऐसे मार्केट्स में, और मैं शायद उन बहुत कम लोगों में से हूंगा, शायद मैं गलत हूं, पर मुझे लगता है ये जो हमारा जो ट्रेड का जो एक तंत्र था, इंटरनेशनल सिस्टम था, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया. तो ये जो ट्रेड रिलेटेड फ्रिक्शन, ये कुछ महीनों में खत्म होने वाला मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक बार आप एक सिस्टम को डिस्टर्ब कर लेते हैं, उसका असर सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इफेक्ट होता है. तो ये आपके स्टॉक मार्केट्स, आपके करेंसी मार्केट्स में बार बार आता रहेगा, जब तक कि लोग थक के नहीं कहते हैं कि नहीं, अब हमें एक सिस्टम चाहिए जो कि हम सेट कर लेंगे, या लोग ये सब करते करते थक जाएंगे. तो मुझे नहीं लगता अगले कुछ महीनों में लोग, मतलब देश थकेंगे, तो ये चलता रहेगा. तो अगर ऐसा आता है, हो रहा है, तो आप सेक्टर वाइज नहीं जा सकते, आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स देखने पड़ेंगे, इंडिविजुअल कंपनीज देखने पड़ेंगे, जहां पे आप देखेंगे कि क्या ये जो शॉक्स हैं या ये जो टर्बुलेंस है, ये लोग ये जो मैनेज कर रहे हैं, ये कंपनी का जो बिजनेस है, क्या ये हैंडल कर सकती है. मान लीजिए एक दवाई बेचने वाली कंपनी है जो एंटी इन्फेक्टिव बेचती है, डायबिटीज की बेचती है, न्यूरोलॉजिकल सीएनएस मेडिसिन बेचती है, इनका तो डिमांड मूवमेंट नहीं होगा. दाढ़ी बनाने वाली जो कंपनी है, जो शेविंग प्रोडक्ट्स, इसलिए उनको एग्जेम्प्ट भी रखा गया. हाँ, तो ये हमारे देश के डोमेस्टिक डिमांड में फ्लक्चुएशन नहीं होगा. जहां पे जिन मार्केट्स में, अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में भी बेचा जा रहा है, वहां पे भी मूवमेंट, डिमांड के चलते मूवमेंट नहीं हो रही है. तो जब मैं ट्राइड एंड टेस्टेड कर रहा हूं, जो चीज दिख रही है, कई बार क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आप करते हैं और आप बाजार से पैसे उठाते हैं, क्योंकि आप इन्वेस्टर, जो निवेशक है, उनको कहेंगे कि 4 साल बाद हम यहां पे देख रहे हैं. मैं इस वक्त उन कंपनियों के बारे में बात नहीं कर रहा, नए न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आप वो करेंगे, फिर आप इसके लिए तैयार रहें कि वो ऊपर नीचे जाएगा, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है, फिर क्या फर्क पड़ता है कि अगले 4 साल ऊपर नीचे. अगर आपको पैसे 10 साल बाद चाहिए, और ये दीज आर गुड स्टोरीज, देन यू शुड बी गेटिंग इनटू इट. बट अगर एक बार मार्केट ऊपर नीचे जाता है और आप सीधे टीवी के सामने या मोबाइल में देख रहे हैं, हर बार स्टॉक प्राइसेस चेक कर रहे हैं, और यू लूज योर पीस ऑफ माइंड, इज दैट, मतलब उसका क्या कोई तर्क बनता है? तो ये तो इंडिविजुअल डिसीजन है. पर ये इंपॉर्टेंट बात है, ये थीम जो है ना, थीम सेक्टर बेस्ड या थीम बेस्ड, जहां पे आप कह रहे हैं कि सब ये सेक्टर बहुत अच्छा करते तो सारे अच्छा करेंगे, वो वाला अप्रोच ऐसे मार्केट में मुझे नहीं लगता ये कामयाब होगा. उदयन, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है. एक आपसे सवाल करेंगे इससे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर चले. आपने अभी बताया कि जो भारत का इन्फ्लेशन रेट है, सीपीआई, वो 1.55% आया, 8 ईयर लो. तो इससे आरबीआई के लिए रूम खुलता है इंटरेस्ट रेट्स में कटौती करने का, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है इन्वेस्टर जो सेंटिमेंट है हमारे बाजार में, उसको बूस्ट देने की ओर. बिल्कुल. और मुझे लगता है कि आरबीआई अपना, जिसे कहते हैं कीपिंग द पाउडर ड्राई, मतलब मौके पे चौका लगाने वाली बात है, कि वो मौका ढूंढ रहे हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तब. अगर आपके पास बंदूक है और बेधड़ल्ले आप शिकार करते हुए, चलिए शिकार तो बैन है, पर मतलब फिगरेटिवली, अगर आप
अपने एमिनेशन को रैंडमली इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर फायदा नहीं है। आपको राइफल शॉट, स्टेन गन वाला नहीं, राइफल शॉट बिल्कुल प्रिसाइज सर्जिकल इंटरवेंशन अगर आपको करने हैं, जो कि हमेशा होता है, फायदेमंद होता है, तो वो उसका इंतजार मुझे लगता है आरबीआई को एट सर्टेन पॉइंट्स, मान लीजिए ये हमारे जो नेगोशिएशन, ट्रेड नेगोशिएशन हो रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा भी अगर क्लैरिटी मिल जाता है, अगर डाउनसाइड दिखता है, तो आरबीआई तब आके सर्जिकली इंटरवीन कर सकते हैं। करेंसी मार्केट्स में अगर प्रेशर, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी, बहुत ज्यादा इरोजन हो रहा है, आके इंटरवीन कर सकता है। तो वो चीज मुझे इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट मुझे लगता है, ऑल्दो रिपोर्ट्स ये हैं कि बॉन्ड मार्केट्स को पसंद नहीं आ रहा कि रेट कट्स आगे डिसरप्ट हो रहा है, पर मुझे लग रहा है रिजर्व बैंक इंतजार कर रहा है देखने के लिए क्लैरिटी। ये जो क्लैरिटी की जरूरत पड़ती है, डेटा की जरूरत पड़ती है, सारे केंद्रीय बैंकों को जरूरत पड़ रही है। आप देखिए फेडरल रिजर्व भी वो कह रहे हैं हमें डेटा चाहिए, डेटा देख के हम डिसीजन लेंगे। तो इसमें हमारे यहाँ पे कोई अलग बात नहीं हो रही है। मुझे लगता है जैसे डेटा आ जाएगा और आपको अगर बूस्ट करना होगा तो वो इट वुड बी अमंग द मेनी अदर टूल, फिस्कल साइड में भी होगा और मॉनेटरी साइड में भी होगा। जी, आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। अमेरिका में मुद्रास्फीति के आंकड़े जुलाई के लिए नरम रहने के बाद प्रमुख एशियाई बाजारों में आज बढ़त आ गई। हांगकांग के हैंगसेंग में 2.29% का उछाल आया। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.29% बढ़ गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 1.22% की वृद्धि दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.07% पर बंद हुआ और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.48% वृद्धि के साथ बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र पर नजर डालें तो दिन के कारोबार में यहां भी बढ़त का रुख था। ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 0.77% की वृद्धि पर था। फ्रांस के कैक में 0.51% बढ़त चल रही थी और लंदन के फुटसी में 0.19% की तेजी थी। And moving on to the US markets, major US stocks closed with gains of more than 1% on Tuesday, with both the S&P 500 and Nasdaq Composite settling at fresh record highs after lower than expected retail inflation data for the month of July boosted prospects of a Federal Reserve interest rate cut next month. The benchmark S&P 500 climbed 1.13% to close at 6,445.76, while the tech-heavy Nasdaq Composite jumped 1.39%, closing at 21,682, and the Dow Jones Industrial Average added 1.1%, ending the day at 44,458.61. Figures released by the U.S. Bureau of Labor Statistics on Tuesday showed that on a monthly basis, the Consumer Price Index CPI rose 0.2% last month after gaining 0.3% in June. However, it remained unchanged at 2.7% on the yearly basis in July. उद्यम जो अभी बताया नीतीश ने और आप भी पहले जिक्र कर चुके हैं कि वहां पर जो इन्फ्लेशन है वो स्टेडी है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो फिगर्स है उस पर भी नजर इक्वली इम्पोर्टेंट है वो फिगर्स भी। बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक मैंडेट है फेडरल रिजर्व का वहां पे, और अगर नरमी रही, जो कि क्या हुआ है कि वहां पे जो आंकड़े आए उनमें रिवीजन हुआ है, तो जितनी रोजगार के डेटा आए था, जो आंकड़े थे वो कम पाए गए पिछले पीरियड्स में, तो उसके चलते पूरा पिक्चर चेंज हो गया है। तो अगर वहां पे एम्प्लॉयमेंट या रोजगार के जो आंकड़े हैं, रोजगार जो नए नौकरियां बन रही हैं, वो उसमें अगर कमी आ जाती, इसी रेट दर से चलता रहा, तो आप पाएंगे कि वहां पे फेडरल रिजर्व कदम उठाएगी। वो एक है। दूसरा, कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जिसे आज से 1.5-2 साल पहले सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में बात हो रही थी, वो उनका कहना है कि ये जो अमेरिका का जो आर्थिक वृद्धि का दर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और एक जगह में जाके फ्लैट, नेगेटिव टेरिटरी, रिसेशन आप बोल नहीं पा रहे हैं, पर एक फ्लैटनेस आ जाएगी, एंड फिर
दोबारा रिबाउंड होगी। तो ऐसी इस टाइप ये भी एक थियोरी जो है वो एक्सपर्ट्स का मानना है, कई लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ होने वाला है अगले 6, 7, 8 महीने में। तो ये तो कहने वाली बात है, क्योंकि दूसरे इन चीजें भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अडॉप्शन बहुत जबरदस्त चल रहा है। तो उसके चलते भी कई कंपनी जहां पर ये अडॉप्शन हो रहा है वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी। और ब्रीफली 15 अगस्त को जो मीटिंग है पुतिन और ट्रंप के बीच में, उससे भी एक आशा जगी है कि अगर वॉर एंड होती है रशिया यूक्रेन की, बिल्कुल तो वो सेकेंडरी टैरिफ्स, अगर वो वॉर एंड भी नहीं होती, जो सिग्नलिंग होगी उससे फायदा रहेगा। जी। And moving on to crude now. International crude oil prices continue their downward trend today. Brent crude was trading 0.38% lower at $65.87 per barrel, while the WTI crude was 0.62% down at $62.78 per barrel when reports last came in. और अब सोने पर नजर डालें, स्पॉट रेट्स। Yes, in the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 0.38% higher at 1,630 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.65% up at 1,15,690 rupees per kilogram a short while ago. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार मिलने तक अक्टूबर अनुबंध वाला सोना 0.26% बढ़कर 1,04,19 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.34% की तेजी से 1,15,258 रुपए प्रति किलो पर थी। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड भारत के लिए बहुत राहत की बात है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे करेंसी में जो डेप्रिसिएशन हुआ है, जो प्रेशर में है, इस ऐसे मौकों में ये हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। और आपको लगता है कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड बना रहेगा? काफी कुछ डिपेंड करता है सोनू की सप्लाई साइड में डिस्टर्ब होता है कि नहीं। रशिया से तेल, दूसरे मुल्कों से जो तेल में कई बार ऑफ लिमिट्स कर दिया जाता है, वो अगर ना हो तो फिर अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए रशिया के तेल की खपत के ऊपर, सप्लाई के ऊपर कुछ बंदिश आ जाती है तो चैलेंज बनेगा। उदयन, हमें चर्चा को यही विराम देना होगा, समय समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए। धन्यवाद। Thanks, Udyan. And before we close, a reminder of the headlines once again. Easing retail inflation and positive global markets lift domestic benchmark indices. Sensex climbs 304 points. Nifty settles above 24,600. Other major Asian stock markets end with gains today, and international crude oil prices continue the downward trend. Brent crude trading below $66. And that's it in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.